हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम का हमारा थर्ड टॉपिक परिवहन या कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो आज हम इस टॉपिक को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं और अगले टॉपिक को हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम बिना किसी देरी के उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 या कह सकते हैं टॉपिक नंबर 3 परिवहन या कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो परिवहन का अर्थ होता है ग्रहण किए गए पदार्थों को शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स ये होता है कि जैसे आपकी बॉडी में जो भी ग्रहण किए गए पदार्थ हैं, जैसे आपकी बॉडी में विटामिन है, मिनरल्स हैं, उसके साथ साथ आपका जो पोषक तत्व हैं यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सारी चीज़ों को आपके बॉडी के हर एक कोशिका यानी हर एक सेल तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। ठीक है, परिवहन जो होता है वो मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है रक्त यानी ब्लड, दूसरा आपका वाहिकाएं या कह सकते हैं वेसल्स, और नेक्स्ट होता है आपका हृदय या कह सकते हैं हार्ट। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन के फर्स्ट पार्ट रक्त यानी ब्लड के बारे में। ठीक है, रक्त एक लाल तरल रंग का ऊतक होता है। इसके तरल माध्यम को प्लाज्मा तथा उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, जो हमारा रुधिर होता है वो एक लाल रंग का तरल ऊतक यानी टिश्यू होता है, जिसके तरल माध्यम यानी उसके तरल माध्यम को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम कहते हैं रुधिर कोशिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का तरल द्रव्य होता है जिसमें लगभग 90% जल तथा 10% कार्बन और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ये कुछ मैंने एक ग्लास बनाया है जो जार होता है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर 55% प्लाज्मा पाया जा रहा है, जो कि किस रंग का है? ये पील येलो कलर का है, मतलब हल्के पीले रंग का है। और यहाँ पर जो ये वाली लेयर होती है इसमें आपका पाया जाता है 1% WBC या वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, और WBC को हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। और ये जो ये एक टाइप का ये है जो डिज़ाइन है इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगस, और इसमें जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसमें पाया जाता है 44% RBC यानी रेड ब्लड सेल्स यानी कि एथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो ये होता है आपका कि प्लाज्मा कैसे होता है, फिर WBC होती है, फिर RBC, और फिर होता है आपका सेंट्रीफ्यूगस। अब जो हमारे रुधिर में जो तरल होता है, वो रुधिर जो हमारा है वो द्रव्य में होता है, तरल होता है, तो वो किस कारण होता है? वो होता है प्लाज्मा की वजह से। तो उस प्लाज्मा का क्या कार्य होता है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, प्लाज्मा ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। प्लाज्मा का काम होता है टिश्यू की हर एक जो कोशिका, हर एक जो सेल होती है उसको भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन पहुंचाने। ऊतक कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है। जो हमारे जो सेल्स पाई जाती हैं उनमें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऐसे एक्सक्रीटरी वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं जिनको हमारे बॉडी से बाहर निकालना होता है, उस चीज़ों को प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा हटाता है बॉडी से। हार्मोन, विटामिन, एंटीबॉडी का समन्वय करता है, यानी कि एंटीबॉडी हार्मोन और विटामिन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। शरीर में के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, और शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, मतलब वाटर लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। ठीक है, ये काम होते हैं आपके प्लाज्मा के। अब हम पढ़ेंगे हमारा परिवहन के जो 3 पार्ट थे, उसमें पहला था रक्त, दूसरा था हमारा आपकी आता है दूसरा वाहिकाएं या कह सकते हैं वेसल्स, और नेक्स्ट आता है आपका हार्ट। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने अभी तक ये पढ़ा है कि रक्त क्या होता है, फिर प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा के क्या कार्य होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं या ब्लड कॉर्पसेल्स। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाओं को हम लोग WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। लाल रुधिर कणिकाओं को हम लोग RBC कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और प्लेटलेट्स को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है,
लाल रुधिर कणिकाओं को बायोलॉजिकल नेम में इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को लिम्फोसाइट्स कहते हैं और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में, यानी रेड ब्लड सेल्स। इनके कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन समन्वय के लिए श्वसन रंजक हीमोग्लोबिन नामक यौगिक होता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं क्या करती हैं? इन जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, मतलब उसका समन्वय करने के लिए एक श्वसन रंजक पाया जाता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। मैंने आपको बताया था जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वो रक्त को फेफड़ों में लेके आता है, फिर वो ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, मतलब शुद्ध रक्त हो जाता है, और फिर वो जाता है आपके हार्ट में और फिर वो आपके पूरी बॉडी में संचारित हो जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एक श्वसन रंजक होता है जो कि कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन समन्वय के लिए कोशिका श्वसन रंजक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो आपका लाल रुधिर कणिकाओं में प्रेजेंट होता है, जो फेफड़ों में ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब आता है हमारा वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये अमीबा के समान अनियमित प्रकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाओं के बाहर आकर ऊतक द्रव्य में पहुंच जाती हैं और ये रोगाणु और जीवाणुओं को खत्म करके रोगों से बचाती हैं। इन्हें शरीर के सैनिक भी कहते हैं और ये 6000 से 10,000 तक की संख्या में पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। ये रुधिर स्कंदन में सहायक होती हैं, मतलब आपके ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। रुधिर के प्रत्येक मिलीलीटर में इसकी संख्या 2 लाख से 5 लाख तक होती है और घायल होने के बाद अत्यधिक रक्तदाब में कमी आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा जो परिवहन टॉपिक था उसका हमारा सेकेंड पार्ट रुधिर आपकी वाहिकाएं, तो यानी कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और इसमें आपका 3 टाइप की वेसल्स आती हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आर्टरी जो होती है वो एक मोटी वाहिका होती है, वेन जो होती है वो एक पतली वाहिका होती है, और कैपिलरीज जो होती हैं वो बहुत पतली वाहिकाएं होती हैं। ये देख सकते हो, मैंने एक हार्ट का ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा, ये है आपका वेंट्रिकल, यानी कि ये है आपका निलय, और ये वाला हिस्सा है आपका आलिंद, ये भी आपका आलिंद, और ये निलय, ये आपका दाहिना आलिंद, बायां आलिंद, और ये दाहिना निलय और बायां निलय। ठीक है, ये आपका हार्ट है, इसमें ये आपके दोनों चारों चैम्बर्स हैं, ये लेफ़्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन। यहाँ से आपका ये आर्टरी यानी कि धमनी निकल रही है, ये है आपकी वेन यानी कि ये है आपकी शिरा। ठीक है, इसमें आपका वेनकॉल्स भी पाया जाता है, इसमें आर्ट्रियोल्स पाए जाते हैं, एंड ये जो है, ये जो जहाँ पे एक दूसरे को जुड़ रही है, मिल रही है, इसको हम बोलते हैं कैपिलरीज, जो कि बहुत पतली वाहिकाएं यानी कि वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आता है कभी कभी कि लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी यानी कि आपकी सबसे लंबी शिरा कौन सी होती है मनुष्य के शरीर में, तो उसका नाम होता है आपका वेना कावा। और सबसे लंबी जो आपकी धमनी होती है जो आपकी बॉडी में पाई जाती है वो होती है एरोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम या कह सकते हो उत्सर्जन तंत्र। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।